नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम मुनक्का में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक हम आप लोगों को हार्डकोर क्राइम की कहानी सुनाते थे, लेकिन आज ये जो कहानी है थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफर है। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ के गेस्ट हाउस, जो लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस था, वहाँ की कांड की कहानी। दोस्तों, ये कांड जो अभी सपा प्रमुख हैं मायावती जी, सॉरी बसपा प्रमुख, उनके ऊपर बीता हुआ था और ये बहुत ही निंदनीय कांड हुआ था उनके साथ। दोस्तों, इस कहानी में क्राइम भी है और पॉलिटिक्स भी है। देखिए दोस्तों, एक तरह से देखा जाए, एक नजरिया से हम लोग देखते हैं तो पॉलिटिक्स और क्राइम की जो दोनों का संबंध है वो चोली दामन का संबंध है। और दोस्तों देखिए, पॉलिटिक्स में दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम हुए हैं और क्राइम हमारे सामने आए भी हैं, कुछ छिप गए हैं, कुछ अभी तक राज ही बन के हैं। और आज की इस मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में पॉलिटिक्स और क्राइम का जो रिश्ता है उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं, ना ही से अलग कर सकते हैं। दोस्तों, सत्ता और पावर के लिए लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। कुर्सी की भूख हर किसी को पाटिया को है। दोस्तों, ये कहानी भी यहीं से है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली लखनऊ गेस्ट हाउस की जो कहानी है, इसके जड़ में भी सत्ता की लोभ है, सत्ता की भूख है, कुर्सी की भूख है। कुर्सी खोने का डर है, यहाँ पे पावर खोने का डर है। और दोस्तों, इस कहानी के रियल इंसिडेंट पे आपको लाऊं, उससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे मैं ले जाऊंगा, क्योंकि पीछे ले जाऊंगा तब बेहतर ढंग से इस चीज को समझ सकते हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद टूटा हुआ था, तो हमारे देश में एक अजब प्रकार का माहौल बन गया था, नफरत फैल गई थी और एक तरह से राजनीति में भी नई करवट ले ली थी इस चीज को देखते हुए। और हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो नफरत की लकीरें थी वो बिल्कुल खींच गई थी। और इस दौरान में जो पॉलिटिकल गेम हुए ना, वो भी बड़ी कमाल के गेम हुए थे। और उस माहौल को देखते हुए कई एक पार्टियां जो पहले दुश्मन हुआ करती थी वो दोस्त हुए, जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन हुए। मतलब जिसको जैसे अपना फायदा दिखा, जिस स्टेट में जैसे गठबंधन करना था, उस माहौल को देखते हुए लोग किए, दुश्मन दोस्त बने, दोस्त दुश्मन बने। तो दोस्तों, इसका इफेक्ट यूपी में भी बड़ा जबरदस्त पड़ा और 6 दिसंबर 1992 इंसिडेंट जो था बाबरी मस्जिद टूटने का, वो दिसंबर में था 1992 के। और इधर 1993 में यूपी में विधानसभा का आगामी चुनाव भी था। मतलब ये इंसिडेंट दिसंबर में हुआ था और 4-5 महीने के बाद 93 में चुनाव भी था यूपी में। और एक तरफ विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर, और देश में एक अजीब प्रकार का नफरत पैदा हो गया था। और यूपी में सत्ता पाने के लिए दो पार्टियां, जिनकी कभी पहले कोई रिश्ता नहीं था, कभी साथ नहीं थे, कभी इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करते थे, वो एक दूसरे के साथ हो गए। इसमें से एक थी सपा, समाजवादी पार्टी, और दूसरी थी बसपा, जो कि बहुजन समाज पार्टी। और दोस्तों, सपा को उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी कमान कर रहे थे और बसपा को जो थे वो मायावती जी थी। दोस्तों, इन दोनों पार्टियों को लगा कि अभी जो मौजूदा हालात है, इसमें अगर हम गठबंधन कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, आगामी चुनाव में हम लोग सरकार में आ सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं। और दोस्तों, एक्चुअली में देखा जाए तो सपा और बसपा को जो इनका वोट बैलेंस है वो दलित और मुस्लिम समुदाय से ही
उन लोगों के लगा अगर ये वर्ग हमारे साथ आ जाते हैं तो हम लोग सरकार एकदम श्योर है कि बना लेंगे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है और कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता है, और मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये चीज होना भी चाहिए। तो इधर सपा और बसपा में मायावती जी की पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी में गठबंधन हो जाती है, चुनाव आता है, बाकायदे चुनाव होता है। और दोस्तों, ये जो दोनों पार्टियां थी इनको मेजोरिटी हासिल नहीं होती है, इनको बहुमत हासिल नहीं होती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो चाहिए था। लेकिन इसमें से सपा को 100 से अधिक सीटें आई थी और जो मायावती जी की बसपा पार्टी थी उसको ओनली एंड ओनली 67 सीटें पाई गई थी। और दोनों को मिलाकर भी देखा जाए तो यहाँ पे सरकार बन नहीं रही थी। फिर जो छोटी छोटी पार्टियां थी, चूंकि यही जो दोनों पार्टियां थी बड़े तौर पे उभर के आई थी सामने, और जो छोटी छोटी पार्टियां थी इनको समर्थन देती है और बाकायदे सरकार इन लोगों की बन जाती है छोटे छोटे पार्टियों के सहयोग से। और फिर इधर देखा जाता है कि सपा से 100 से अधिक सीटें हैं, तो सभी दल के नेतागण लोग बैठकर इस चीज को समीक्षा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे। और मायावती जी दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट तो कर देती है बट सरकार में वो इन्वॉल्व नहीं होती है, शामिल नहीं होती है। और इधर सरकार अपना चलती है और 93 से 94 आता है, फिर 94 से 95 आता है। और दोस्तों जब 95 इधर आता है यहाँ पे तो दो, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों अलग बिल्कुल आइडियोलॉजी के आदमी थे, पार्टियां थी, एक प्लेटफॉर्म पे आए थे लोग, कब तक चलेगा, अलग अलग सोचें थी उनकी। और पहले से भी इन लोगों के बीच छिटपुट लड़ाइयां होती थी, काम को लेकर, कभी पावर को लेकर, अनेक प्रकार की बातें थी इन लोगों के बीच, जिसे मनमुटाव पहले से ही था। लेकिन इस बीच 1995 में भी मई जून के महीना के आसपास जो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी थी और मायावती जी की पार्टी थी, इन लोगों के बीच काफी करवाहटें आने लगी। और उस वक्त दोस्तों यूपी के राज्यपाल हुआ करते थे मोतीलाल वोरा जी। इधर मायावती जी को था कि मुलायम सिंह की पार्टी सपा को जो समर्थन दिए हैं उसको वापस लेना है, और इधर बीजेपी पहले से तैयार बैठा था कि हम मायावती जी को सपोर्ट करेंगे और इनको हम सीएम बनाएंगे। और दोस्तों उस वक्त जो दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडर जो बैठे हुए थे उस वक्त थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, ये लोग दिल्ली में टॉप लीडर बैठे हुए थे। और इधर जो बसपा के मायावती जी की पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे काशीराम जी, वो जाते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं बीजेपी के लीडर से, और फिर बातें बनती हैं और वहां पे एक फॉर्मूला स्केच तैयार हो जाता है। और उस स्केच में तैयार होता है कि मायावती जी जो समर्थन दी हुई है सपा को उसको वापस लेंगी, और इधर बीजेपी मायावती जी को समर्थन करेगी और उनको बाकायदे मुख्यमंत्री भी बनाएगी। और दोस्तों देखिए, पहले से तो इनके मायावती जी में और मुलायम सिंह यादव जी के बीच तो रिश्ता करवाहट था ही, और इस फॉर्मूला की भनक मुलायम सिंह यादव जी को लग जाती है, चूंकि वो उस वक्त सीएम थे। और ये खबर लगभग मई महीने के अंत तक ये डील, ये फॉर्मूला जो भी था एकदम क्लियर हो गया था। और फिर इधर तो मुलायम सिंह यादव को खबर भनक लग चुकी थी, और फिर मायावती दिल्ली से लखनऊ आती है और वो दोनों लेटर, जो दोनों फॉर्मूला बना था, अपने साथ लेकर आती है। एक लेटर में था दोस्तों, इस सपा को जो हम समर्थन दिए हैं उसको हम वापस लेना चाहते हैं, और दूसरा जो लेटर था वो बीजेपी की तरफ से था कि हम
मायावती जी को सपोर्ट करेंगे और बाकायदे हम इनको मुख्यमंत्री की ताजपोशी भी करेंगे। और फिर ये खबर सुनते ही मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के बीच खलबली मच गई। और फिर मुलायम सिंह जब पार्टी के हालात देखे, खलबली देखे, तो फिर कॉल करके कुछ अपने बाहुबलियों लोग को बुलाते हैं और सीधा ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए, क्योंकि बातचीत करके पूरा थक गए थे लोग, लेकिन मायावती जी से कुछ बात बनी नहीं थी, अंतिम रास्ता कुछ था नहीं। फिर वो अपने सीधे ऑर्डर देते हैं अपने पार्टी के जो थे लोग कि आप जाइए वहां से विधायक लोग को तोड़ कर लाइए। तो कुछ जो सपा के विधायक थे, नेता थे, वो बसपा के एक बहुत ही बड़ा लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था राज बहादुर। उनसे कांटेक्ट करते हैं तो राज बहादुर दोस्तों मतलब 12 एमएलए तोड़कर सपा के समर्थन में ला देते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप सीट का 1/3 विधायकगण को नहीं तोड़ते हैं तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से जो आपकी विधायक की सदस्यता है उसको रद्द कर दी जाती है और आपको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। और इधर ये केवल 12 विधायक लेकर आए थे और चूंकि 1/3 देखा जाए 67 का, तो लगभग 24 या 25 इसी के आसपास विधायक हुए, लेकिन ये पूर्ण नहीं रहा था। 12 विधायक से समर्थन करते तो फिर इनकी भी सदस्यता चली जाती। मतलब लगभग हर दरवाजा इनके लिए, मुलायम सिंह के लिए बंद हो गया था, कोई उपाय बिल्कुल दिख नहीं रहा था। फिर दिल्ली से मायावती लखनऊ आती हैं और वहां एक मीरा मार्ग रोड पे स्टेट गेस्ट, यूपी सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पे बाकायदे वो ठहरती भी है। और उनके ठहरने का जो था एरिया, स्वीट नंबर 1 और स्वीट नंबर 2 में उनका एरिया दिया गया था कि मायावती जी यहीं ठहरेंगी। बाकायदे दोस्तों उस दिन वो अपने विधायक के साथ, विधायकगण के साथ मीटिंग भी कर रहे थे, चूंकि उनको राज्यपाल जी को, मोतीलाल वोरा जी को, उनको अपना जो लेटर था देना था कि हम अपने समर्थन वापस लेते हैं, फिर बीजेपी सपोर्ट करेगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे, सीएम बनेंगे। और ये मीटिंग जब चल रही थी तो फिर इधर तो जो इनकी फॉर्मूला थी, इसके भनक तो मुलायम सिंह को लग गई थी। मुलायम सिंह यादव अपने बाहुबलियों कुछ नेताओं को बुलाते हैं और उनके समर्थक भी साथ साथ रहते हैं और ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए, सीधे जितना विधायक हो पकड़ के लाइए। फिर यहाँ पे कुछ बाहुबलियों के साथ कार्यकर्ता सपा के आते हैं गेस्ट हाउस में, और इस गेस्ट हाउस में जब आते हैं पूरा तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं, मारना पीटना जो जैसे दिख गया, मतलब पूरा उत्पात करना शुरू कर दिया। और इधर जो मायावती जी थी, शोर शराबा सुन के उनको खबर लग गया कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, और उनके कुछ समर्थक लोग भी बताए कि मैडम यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। और वहां से काफी मारपीट करना शुरू कर दी विधायक लोग से, जैसे तैसे जिसको जैसे मौका मिला विधायक लोग भागे। लेकिन वहां पे दोस्तों 5 विधायक वो लोग पकड़ लिए, पकड़कर उनको सीधे गाड़ी में डाले और सीधे सीएम ऑफिस में लेकर चले गए। और सीएम ऑफिस में जब दोस्तों उनको विधायक लोग को लेकर गए तो विधायक के बेचारे को बोला गया कि आप इस पेपर पर साइन करो कि आप सपा को सपोर्ट करोगे, अब हम भाजपा में नहीं रहेंगे। बेचारे की इतनी हालत खराब थी कि डर के मारे कहिए कि नहीं तो ब्लैंक पेपर पे ही साइन कर दिया और 5 अपना साइन कर दिया। इधर दोस्तों जब ये लोग मीटिंग में घुसे थे कार्यकर्ता सपा के और बाहुबली लोग, तो उस वक्त कुछ लोगों ने मायावती जी के साथ भी धक्का मुक्की किए थे, उनका वस्त्र भी फाड़े थे। फिर जैसे तैसे करके जो मायावती जी के पार्टी के कुछ लोग थे उनको जैसे तैसे बचाकर एक कमरे में बंद कर दे दिए और बोले थे कि मैडम आप तब तक गेट मत खोलना जब तक हम लोग बाहर से आवाज ना दें। और इधर फिर रूम के अंदर वो चल जाती है और मायावती जी के साथ कुछ उनके कुछ खास लोग भी थे और अंदर से रूम बंद कर लेती है। और फिर कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। मानिए ऐसा कि
लगे कि अब दरवाजा टूट ही जाएगा। तो फिर मायावती जी के साथ जो अंदर लोग थे, तो उनके अंदर सोफा वगैरह, कुर्सी वगैरह जो भी था, गेट से सटे लगाते हैं कि अगर गेट टूटता भी है तो इतना आसानी से ये गेट खुलेगा नहीं। ये सब तमाम कोशिशें चल रही थी। वो लगातार मायावती जी पुलिस को कॉल लगा रही थी, एसएसपी को कॉल लगा रही थी, सबको, मतलब जहां से उनको मदद की उम्मीद थी वहां पे कॉल लगा रही थी, लेकिन कोई इस बात को सुन नहीं रहा था। क्योंकि दोस्तों, ऊपर से सीएम का ही ऑर्डर था, तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और दोस्तों, उस वक्त उसी बीच में कुछ लोगों ने बिजली की कनेक्शन जो थी उसको काट दिया, पानी की कनेक्शन को काट दिया, और वहां पर पूरा अंधेरा छा गया। और वहां के जो चश्मदीद थे, वो लोग जैसे अपना बयान दिए हैं, वो बताते थे कि वहां एसएसपी भी, जो वहां के एसएसपी थे, वो भी मौजूद थे गेस्ट हाउस में। उनको ये भी पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होगा। और वहां पे वो मदद के बजाय सिगरेट पीकर पूरा धुआं उड़ा रहे थे, और वो आराम से बैठ के चेयर पे सिगरेट पी रहे थे और धुआं को फेंक रहे थे। इधर कोई मदद कर नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों, वहां पे दो पुलिस वाले थे, वो दोनों एसएचओ थे, और वो दोनों, उनको ऊपर भी ऊपर से तो फरमान आया ही होगा कि आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए बेचारे जैसे तैसे करके, जो कुछ कार्यकर्ता थे, बाहुबली थे, उनको करके हटाते हैं और बेचारे लग जाते हैं। उनको देखकर कुछ जो अन्य जो पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे, वो भी आते हैं, और जो कार्यकर्ता लोग थे, जो भी असामाजिक तत्व थे, उनको हटाते हैं। और इधर मायावती जी को बोलते हैं दोनों पुलिसकर्मी, मैडम आप तब तक गेट मत खोलिएगा जब तक हम लोग आपको ना कहें। इधर धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही थी, मदद बिल्कुल मिल नहीं रही थी। और दोस्तों, उस वक्त एक बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे, ब्रह्मानंद द्विवेदी जी। ये दोस्तों मायावती जी को अपनी बहन मानते थे, और मायावती जी उनको अपना भाई मानती थी। उस वक्त उनको जैसे तैसे खबर मिला कि ऐसे ऐसे कांड हो रहा है, वो फौरन अपने दल बल के साथ आते हैं और मायावती जी को बचाने का काम भी करता है। दोस्तों, वो जो ब्रह्मानंद द्विवेदी जी थे ना, वो बहुत अच्छा लाठी भांजते थे, तो उनके संजोग से कहीं लाठी मिल गया। वो अकेले कई लोगों को लाठी से मार के गिरा दिए थे, कितना को रोक गए थे, मतलब पूरा। इधर दो एसएचओ, एक ब्रह्मानंद जी, पूरा अपने जान पे लगे हुए हैं और इनकी मायावती जी को बचाव कर रहे हैं। और ये बात धीरे धीरे मीडिया तक भी पहुंच गई। दोस्तों, 1995 के समय जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, इतनी ग्रोथ नहीं की थी, इतनी तादाद नहीं थी घर घर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू घर घर न्यूज पहुंच सके। लेकिन बाकायदा जो भी था उस वक्त प्रिंट मीडिया ही था। लेकिन जब कुछ न्यूज वाले आए, कुछ मीडिया कर्मी आए, तो उनको देखकर जो कार्यकर्ता थे सपा, वो थोड़ा सा सहमे और उनके ऊपर भी अटैक किए। लेकिन वो डरे नहीं, और कई एक मीडिया कर्मी ने तो असामाजिक तत्वों को अंदर जाने से भी रोका, कई एक को बाहर भी निकाला। और दोस्तों, ये मीडिया कर्मी ऐसे करके अपना प्रयास किए कि हम मायावती जी की जान बचाएं। लेकिन ये बात लखनऊ के डीएम तक पहुंचती है, और वो ये बात फिर गवर्नर के पास पहुंचती है, मोतीलाल वोरा के पास। और चूंकि गवर्नर थे, उनको सब पता था कि समर्थन वापस होंगी तो किसकी सरकार आएगी, कौन सीएम बनेगा। और ये दोनों आदमी अपना पूरा ताकत झोंक देते हैं। फौरन पुलिस अलर्ट होती है, बाकायदे वहां पे जो सीआरपीएफ के जवान थे वो भी आते हैं, सेंट्रल पुलिस भी आती है, और मायावती जी को धीरे धीरे वो लोग कैसे कैसे करके उस गेस्ट हाउस पे अपना कब्जा करते हैं। जो असामाजिक तत्व थे उनको वहां से भगा देते हैं, और मायावती जी के पास वो लोग जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप गेट खोलिए, यहाँ पे सब कूल है, सब पीस है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप एकदम सुरक्षित है। बट दोस्तों, मायावती जी इतना डर गई थी, वो गेट खोल नहीं रही थी। फिर कुछ लोगों ने, जो उनके नजदीकी थे लोग थे, जो उनके भरोसेमंद लोग थे, उनसे बात कराई जाती है
फिर भी बात करते हैं, कई एक आवाज बाहर से देते हैं, फोन पे भी बात होती है। तब मायावती जी अंतिम अंतिम में गेट खोलती है और उनको चूंकि डर इस बात से था, हो सके कि सब कुछ साजिश रची हो मेरे खिलाफ, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ये लोग हमको मार देंगे, इसी डर से वो गेट खोल नहीं रही थी। फिर अंततः वो गेट खोलती हैं और इस तरीका से उनको बाहर निकाला जाता है और इस तरीके से उनकी जान बचाई जाती है। इस कांड में दोस्तों मायावती जी इतना डर गई थी कि मुलायम सिंह यादव जी के देहांत हो गए, बट कभी उन लोगों के बीच के रिश्ता बना नहीं। और फिर इधर सब कांड हो गया और 3 जून 1995 को राज्यपाल को लेटर देती हैं, दोनों लेटर देती हैं मायावती जी, और समर्थन वापसी का और साथ में सरकार बनाने का दावा भी करती है। और गवर्नर फौरन उस लेटर को लेते हैं और उसी दिन 3 जून 1995 को ही मायावती जी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया जाता है और उनको सीएम की ताजपोशी कराया जाता है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते ही मायावती जी उस गेस्ट हाउस की जो कांड हुई थी उसकी जांच के आदेश देती है। उसमें बहुत अच्छे एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में टीम भी बनती है और इसकी जांच होती है। और इसकी जब जांच होती है तो इस जांच में मुलायम सिंह यादव सहित लगभग 74 लोगों के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर होती है। और दोस्तों मायावती जी शायद ये कांड अभी तक नहीं भूली हैं और हमको उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी इस कांड को वो भूलेंगी नहीं। तो दोस्तों ये थी लखनऊ गेस्ट हाउस की कांड की कहानी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पूरा वीडियो देखें और हाँ दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।